माँ है, बहन है, बीवी है और बेटी है। यानी तमाम रिश्तों में ही औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त का मकाम बख्शा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। इस बात से आप इस्लाम में औरत का मकाम बखूबी जान सकते हैं। औरत के बगैर आपका घर नामुकम्मल है। कहते हैं कि निकाह के बाद औरत आपके घर आती है और वो अपना रिस्क और नसीब साथ लाती है। गोया औरत हर रूप में ही अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के इस जदीद दौर में भी हवा की बेटी को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। बात करें अगर अंदरूने सिंध और पंजाब की, तो वहां पर लोगों ने अपना ही एक कानून बनाया हुआ है जिसमें हर चीज का फैसला वो खुद कर लेते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। इन इलाकों में ना तो औरतों का कोई सुनने वाला है और ना ही उन्हें कुछ बोलने का हक है। सिंध और पंजाब में कारोकारी के नाम पर अब तक हजारों कत्ल हो चुके हैं, जिसमें महज सिर्फ पसंद की शादी या इल्जाम लगने पर औरत का गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जिरगों में ऐसे फैसले किए जाते हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। लेकिन शहरों में अब भी बड़ी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आ रहे हैं। पसंद की शादी के बाद तो घर वालों से या शौहर और बीवी में इतनी नाइत्तेफाकी हो जाती है जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। महज अनापरस्ती पर एक छोटा सा घरेलू फड्डा इतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बात तलाक तक जा पहुंचती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में होने वाला एक बड़ा नुकसान दिखाएंगे, ताकि इसके जरिए हमारे देखने वाले नाजरीन कुछ सबक सीख सकें। आज से कुछ अरसे कबल पहले हमें डोमेस्टिक वायलेंस की एक वीडियो मौसूल हुई, जिस पे हमने पुलिस के साथ मिलकर लियारी के इलाके में कार्रवाई की। आइए आपको दिखाते हैं। लियारी के इलाके से हमें जो वीडियो मौसूल हुई थी, उसमें पूरे इलाके के सामने एक शौहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता दिखाई दे रहा था। हमने जब इस लड़की से बात की तो उसने काफी देर बाद सारी कहानी बताई। उसकी सास और शौहर दोनों उस पर तशद्दुद करते हैं। कभी भी ये तशद्दुद के वाकयात होते रहते हैं? जी। अभी भी कोई आप पे तशद्दुद किया जिसने? जी, मेरे ऊपर ये मुझे मार मार के जो घर से निकाला ये, और इधर मुझे इधर थप्पड़ मारा। आपसे फोन पे बात कर रहे हैं? जी। लाया स्पीकर बोल दीजिए। मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? कहीं से भी लेके आ, तेरे बाप को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरी बहनों को मार दूंगा। मेरी तो इज्जत खराब हो गई। मुझे पैसा चाहिए, पैसा मार। मैं पैसे नहीं ला के दूंगी। तू नहीं लाएगी, मैं इससे बुरा हाल तेरे को रोडों पे मारूंगा तेरे को। इलाकाई पुलिस के साथ हमने उस औरत के साथ उस घर का रुख किया जहां पर ये रिहाइश पजीर थी। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे माशरे का एक बड़ा अहम अलमिया है और ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो उसको फेस कर रही हैं। अभी हम SHO साहब के साथ उस जगह पे जा रहे हैं और फिर देखेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। इसका शौहर पुलिस को देखते ही अपनी बीवी पर सीख पा हो गया। मसला क्या है मेरे साथ? क्या मसला है? मसला क्या है? मसला क्या है? क्या मसला है? मसला क्या है? मसला क्या है? नहीं लेके जा रहे ना, अभी खड़ी हो जाओ, बात कर रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं लेके जा रहे। एक मिनट, पता चल जाएगा ना कौन है। क्या मसला है? SHO क्या करूं? क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? ये वाइफ है तुम्हारी? एक मिनट, ये कौन है? ये लाइए, पुलिस लाइए तू मेरे लिए। भाई लेके जाए भाई, ये मेरा घर का मसला है। आप लोग कैसे अच्छा नहीं किया? छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तलाक दे दूंगा तेरे को। पुलिस इन सब को थाने लेकर आई और फिर काफी देर बाद इस मामले को सुलझाकर हल कर दिया गया। तुम अपनी बीवी को बीच चौराहे पे मार रहे हो तो तब तो तुम्हें बड़े तमगे मिलते हैं, तब तो तुम्हें बड़े तमगे लगाए जाते हैं। आगे ये घर का मसला था ना। शौहर है, मार सकता है इसे, शौहर है, मार सकता है, इसका हक बनता है। ये सामने बैठे, इन्हें कानून पता है, ठीक है, इन्हें कानून पता है। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी बेटी को आपका दामाद मारे? अच्छा जनाब, अब आपको तो ज़ाहिर है छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी बेगम जो है वो आप पहचान ही रही हैं। आप जाएं दूसरी करें तीसरी करें, इसने ही फैसला कर लिया कि अब आपके साथ नहीं रहेगी, तो आप अपने मर्द होने का ढंढोरा पीटें क्योंकि आप मर्द हैं, तो अब आप मर्द बने।
आए जी, आप करें, एंजॉय करें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने मेरे लिए ऐसा सब कुछ किया तो मैं भी इसके लिए कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम? मेरे से गलती हो गई मेरी, मैं अपनी माँ की बातों में आता हूँ या मैं अपनी माँ की मोहब्बत में कुछ नहीं कहता, तो मैं ये भी किसी की बेटी है, मैं इसने मेरे साथ अच्छा किया, मेरी एफआईआर नहीं कराई। मतलब तुम तो ज़ाहिर वो तो तुम्हारे रह नहीं रही, अब उसने तो मना कर दिया नहीं रहेगी, आप रहेंगी जी बीबी उसके साथ? नहीं, मैं तो इनके साथ नहीं रहूँगी अब। मतलब आप तो बार बार ये कहे जा रहे हैं कि मैं मर्द हूँ मैं मारूंगा, मैं मर्द हूँ मैं मारूंगा, तो मतलब मर्द हैं तो मारते रहे आप, और अभी शायद आप कैमरा या मीडिया या पुलिस के प्रेशर में ये बात कह रहे हो, बाहर निकल के फिर आप वो करें, हम भी बार बार थोड़ी आते फिर। नहीं, मैं इन्हीं से वादा करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हवालात से निकलवा के मुझे मेरी बीवी ने एहसास दिलाया, मेरे से गलती हुई, मैंने हाथ उठाया। इसमें नुकसान और बदनामी पूरे घर की हुई। इज्जत का रोना रोने वाले शौहर की इज्जत तब कहाँ गई थी जब वो पूरे इलाके के सामने अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है। ना वो ऐसा करता और ना ही बात इतनी आगे बढ़ती। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि हमें एक डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ऐसी इत्तला मिली जिसने हमारे औसान खता कर दी। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि इन्फॉर्मर्स की जानिब से हमें कंप्लेन मौसूल हुई कि एक लड़की जिसको एक गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां पर उसने एक बच्चे को खुद ही तकलीफ के साथ जन्म दिया और फिर उस बच्चे की कुछ देर बाद ही वफात हो गई, मगर थाने में इसके केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस खबर के सुनते ही हमने रुख किया कराची के इलाके डिफेंस का, जहां पर मुतासरा लड़की मौजूद थी। हम इस प्रोग्राम में उस लड़की और उसके शौहर की शनाख्त और चेहरा इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में होने वाले नुकसानात को और नतीजे को उजागर करना है। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए हैं जी, बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम कुछ ऐसी वाक़यात सुनते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं कि बड़ा दिल हमारा खून के आंसू रोने लगता है। औरतों पे जुल्म हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, बड़ी इस पर NGOs भी बन गई हैं, लोग बड़ी वुमेन प्रोटेक्शन की बात भी करते हैं, लेकिन आज भी कराची जैसे शहर में पढ़े लिखे लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जिसको सुनने के बाद हम हैरतज़दा हो जाते हैं कि यार कहाँ हैं वो वुमेन प्रोटेक्शन की बातें, कहाँ हैं वो औरतों के हकूक़ की बातें। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ है, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि हुआ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताइएगा आपके साथ हुआ क्या है वाक़या? मेरा बेटा पैदा हुआ और मैं चीखती रही दर्द से, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे, मैं दर्द से चीखती रही, मुझे कमरे में लॉक कर दिया गया। मैंने अपने बेटे को कमरे में खुद ही डिलीवर किया, कुछ लोग उनके साथ मुलविस थे जहाँ पे मुझे रखा गया था। जब दर्द के मारे मेरा बेटा पैदा हुआ, ज़िंदा था, मैंने हस्बैंड को कोशिश करी और कांटेक्ट करने की कि मेरा बेटा ज़िंदा है, इसको खुदा के लिए अस्पताल ले जाओ, तो उन्होंने मेरा मैसेज देख के अनदेखा कर दिया। जब मैं तड़प के बेहोश हो गई तो वो उसके भी 6 घंटे बाद आके कमरा खोल के ऐसे जाहिर करने लगे कि ओहो खून पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को कचरे के थैले में डालने लगे। मुझ में जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, उस ताकत से मैंने उनको मारा और उनको उस कमरे से निकाल के कमरा लॉक कर लिया। रात को 11 बजे वो मेरी वालदा और मेरे भाई को और अपने एक दोस्त को लेके इस तरीके से आए, पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसने जो है जहर खाने की कोशिश करी है, दरवाज़ा खुलवाइए, देखें ये जहर खा रही है, ये देखें गोलियां मंगवा के ये गोलियां खाने जा रही है। जब मैंने अपनी दरवाजे से अपनी वालदा की आवाज़ सुनी, मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी वालदा बेसाख्ता मुझे देख के रोने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? एक तरफ से मेरे भाई ने, एक तरफ से मेरी वालदा ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे हस्बैंड को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्होंने मेरी वालदा को बहुत सारी दवाइयाँ दिखाई कि ये नींद की गोलियाँ ये खा के मरने जा रही थी। मैं अपने बच्चे को देख रही थी, मैंने सिर्फ मोबाइल लिया और भागते हुए मैं थाने की तरफ आने लगी कि मुझे कुछ भी करके थाने आना है। मैं अपना बच्चा वहीं छोड़ के, मेरी वालदा को जब लगा कि मैं भाग रही हूँ, मेरा भाई और मेरी वालदा जब मेरे पीछे आए, मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त और उन लोगों के साथ जहाँ मुझे रखा था, मेरा बेटे को कचरे के थैले में डाल के कहीं फेंक दिया। इस लड़की का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि उसके शौहर और गेस्ट हाउस वालों से उसके बच्चे की लाश वापस दिलवाई जाए ताकि वो उसकी तदफीन कर सके। मुझे किसी से कुछ सजा नहीं देनी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज 3 दिन हो गए, मैं सबसे कह रही हूँ, मैं उनके आगे भी गुड़गिड़ा रही हूँ, पुलिस वालों से भी कह रही हूँ, खुदा के लिए कुत्ता खा गया, क्या कर गया, वो बच्चा पैदा हुआ तो खुदा के वास्ते वो मुझे दे दो, मैं उसको दफना दूँ।
मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तलाश करवा दो, मुझे किसी को सजा नहीं देनी। मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह लेगा इंसाफ, अल्लाह की ज़ात से बड़ा इंसाफ लेने वाला कोई नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा ला के दे दो, मैं उसकी तदफीन कर दूं। मुझे कोई बच्चा ला के नहीं दे रहा। जिस जगह रखा गया था उस जगह का नाम आपको कुछ पता है क्या है? वो कोई सरीना गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस था ये। तो इस गेस्ट हाउस में आने की वजह क्या बनी? क्यों आप लोग गेस्ट हाउस में क्यों आए जब आप लोगों का घर होता था? मैं यहाँ से काफ़ी अरसे पहले हस्बैंड के ही रवैये की वजह से मैं अपना काम धाम छोड़ के वहाँ से मूव कर गई थी बाहर। जब वहाँ से मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड बाहर भी आए, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत, मैं वहाँ पे बाहर ममालिक में भी मैं 4 महीने पैरालाइज रही, तब भी मेरे हस्बैंड नहीं आए। मुझे गालियाँ देते थे, मेरी शक्ल जैसी हो गई थी पैरालाइज की वजह से। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मुझे कहते थे तुम्हारी शक्ल तो कुत्ते की तरह हो गई है, और मुझे टीस करते थे, मुझे टॉर्चर करते थे। जब मेरी तबीयत संभली, मैंने काम करना शुरू करा, मेरे हस्बैंड आ गए, ठीक हो गया, माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांग के सब कुछ सही हो गया। मैं यहाँ आई, वालिद की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी तबीयत उसके बाद संभली ही नहीं। मैंने अब जो अपना घर किराए पे लिया हुआ था, जाहिर सी बात है मुझे वापस जाना था कि मैं वापस चली जाऊँगी बाहर ममालिक में, वहीं काम करी थी। तो वो घर मैंने खाली करके अम्मी के यहाँ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे शादी को आप लोगों के कितने साल हुए? 4 साल। 4 साल हुए। तो पहली जो बेगम जो भी उस शख्स की थी, आपके शौहर की, उससे उसको बच्चे थे? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे। अच्छा, ये जब आपको गेस्ट हाउस छोड़ के गया, जिस रात ये वाक़या पेश हुआ, उस रात का थोड़ा सा मैं बताइएगा कि उस रात एक्चुअल हुआ क्या था? कोई मेडिसिन आपको दी थी, क्या हुआ था? हाँ, मुझे कोई दवाई दे के गए थे। ये दवाई दे के गए थे और कहा तो तबीयत बिगड़ेगी तो मुझे बुला लेना। और जब मेरी तबीयत बिगड़ी है तो मैंने बोला है, तो मुझे आगे से मैसेज किया कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। अच्छा, ये जिस रात आपके साथ ये वाक़या हुआ और इतनी तकलीफ़ में आप रहीं, इतना ज़ाहिर आपने शोर भी किया होगा, तो कोई गेस्ट हाउस वाले नहीं आए? नहीं आए। तो बाद में कब आए फिर गेस्ट हाउस वाले? जब मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, अब शोर ख़त्म हो गया, तब आए। तो आपके कहने का मकसद ये है कि गेस्ट हाउस की ज़ाहिर इसमें इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। और आपको उसके बाद ये नहीं पता कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था, जो आपने मुझे तस्वीर दिखाई है, और जब वो पैदा हुआ तो जिंदा था? वो बच्चा जिंदा था। उसने मेरा 1 घंटे तक जिंदा था। उसने आंखें खोली है, उसने मेरी उंगली पकड़ी है। मैंने हस्बैंड को मैसेज किया है कि खुदा के वास्ते इसको अस्पताल ले जाओ। अगर उसको 2 घंटे के लिए भी शरीफ भाई इनक्यूबेटर मिल जाता ना तो वो बच जाता। ये बच्चा इस दुनिया में आया, आने के बाद कहाँ गया? जिंदा है, मर गया, लेकिन गया कहाँ? ज़ाहिर है उसकी माँ का हक़ था, जिसने इतने टाइम उसको अपने पेट में रखा, तो उसका एक हक़ था उसको देखने का। लड़की की कंप्लेन पर थाने की पुलिस गेस्ट हाउस के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके लेकर आई थी, जिसे थाने के SHO जुल्फ़िकार अली साहब ने बगैर किसी वजह के छोड़ दिया। यानी मामला साफ था कि SHO साहब ने क्यों और कैसे इन लोगों को छोड़ा। अब तक इस लड़की की FIR भी दर्ज नहीं हो सकी थी। अच्छा, मुझे बताइएगा गेस्ट हाउस से कोई गिरफ्तारी हुई? कल 2 बंदे आए थे जब मैं यहाँ आई हूँ भागते हुए, उसके बाद बेहोश हो गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, पैनिक करके इन लोगों ने पूछा, मैंने बताया इस तरीके का। 2 बंदे आए, उनको लॉकअप नहीं किया, उनसे थोड़ी देर के लिए मोबाइल लिया, फिर वो मेरे पास आए। इसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की, मुझे माजरत दे दो, ये हो गया वो हो गया, बाखुदा मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे पास नहीं है, वो गेस्ट हाउस वाला मुलविस है। गेस्ट हाउस में यहाँ पे बैठी हुई थी बेहोश हालत में ना, अधमरी हालत में बैठी हुई थी, समझ सब आ रहा था। गेस्ट हाउस वाला कहता है बाजी जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो मुझे आपके हस्बैंड ने और उसके दोस्त ने बोला मैंने थैले में डाल के बच्चा उनको दे दिया। अच्छा, उसके बाद वो तो 2 बंदे आए थे, उनको छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया। मेरी FIR नहीं कटी, मेरे पास लीगल हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। मेरी FIR नहीं काटी जा रही। कहा गया है कि भाई गाड़ी भेज के पाक कॉलोनी थाने से उस बंदे को बुलवा लो। पाक कॉलोनी का जो SHO था जिससे आपकी जब पहली दफ़ा बात हुई तो वो अच्छे से बोला, उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? उसके बाद वो बदतमीज़ी कर रहे थे, मुझ पे चिल्ला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं बैठे हुए यहाँ पर, ओ बीबी तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हुए, वो इंसान का बच्चा है, मर्द जात है, बात कैसे कर रही हो तुम।
ये जी SHO है अशफाक साहब, ये हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं। पुलिस की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, पुलिस बहुत अच्छे काम करती है, मैं पुलिस के साथ काम भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें होती हैं जो ये समझते हैं ये पाक कॉलोनी के SHO अशफाक साहब के इनके साथ कभी कुछ नहीं होना। इनकी माँ बहन बेटी अगर जाए थाने में, उससे कोई बीबी करके इस तरह बात करे, ये रवैया दिखाए, बहरहाल कोई मसला नहीं है जी। अब वो दौर नहीं रहा कि कोई बदमाशी कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। बहुत जल्द इस केस का फैसला आपके सामने आएगा। हमने इस केस के बारे में DIG साउथ शर्जील खरल साहब को बताया, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इस लड़की की FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद पाक कॉलोनी पुलिस ने इस लड़की के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और डिफेंस थाने ले आई। हम ये समझ रहे थे कि इस बच्चे की तदफीन इसके बाप ने की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके शौहर ने बताया कि वो बच्चे को गेस्ट हाउस में ही छोड़कर अपनी बीवी के पीछे भागा था, जिसके बाद उस बच्चे की लाश कहां गई उसे कुछ नहीं पता। वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा मैं इनकी वालिदा के साथ गया था, जब इन हुआ हूँ, वालिदा अंदर गई हैं, भाई अंदर गए हैं, चीज़ें वगैरह उठाई हैं, ये निकल के भागी वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने कहा फिर नीचे ही में था, मैं जिस ऊपर गया तो उन्होंने कहा वो सामान वान जो भी है वो देख लेगा। मैं ऊपर गया हूँ, सारे जो बेडशीट वगैरह थी, गंदी वगैरह थी, वो सब साइड पे करी। फिर मेरे सामान वगैरह कुछ रहता है, फिर बच्चे को मैंने जो है इसको लपेट के उसको शॉपर में रखा। रखने के बाद मैं नीचे लेके आ गया। उनके भाई भी मौजूद थे, वालिदा भी मौजूद थी उसमें। मैं वहाँ रख के निकला हूँ, ये निकल गई थी। फिर इदरीस के साथ मैं निकला हूँ बाइक पे इसको देखने के लिए। ये सारा मलबा गेस्ट हाउस वालों पर डाल रहा था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, इसका तायुन करना भी बाकी था। भाई अहमद हो वहाँ पर था, अहमद बिल्कुल। क्या है वो वहाँ पे? वो जो गेस्ट हाउस वाला बंदा काम जो करता है, बच्चा यहाँ पर भाई उसके सामने ही शॉपर रखा है, वहाँ कैमरे लगे हुए सारी चीजें हैं, और उसके सामने उतर रहा हूँ। इनके वालिदा को लेके गए इसी वजह से कि कुछ चीज ऐसी ना हो कि मेरे ऊपर आई चीज। करता था भाई तुम? मारा है। हाँ भाई बात ये है कि जो कह रही ना, मैंने जब बच्चा जो मर चुका था तो मैंने, अरे मेरे भाई कोने नहीं मारी, मैंने कहा दे दो, तो ये अब आए हो, ऐसे आए हो, शोर शराबा कर रही थी, ठीक है, तो मैंने लिया। मैंने कहा नहीं देना तो आप रख लो उसको। वहाँ से फिर ये कि छीना झपटी हुई है, फिर मैं निकल गया वहाँ से। DIG शर्जील खरल साहब के अहकामात पर FIR तो दर्ज हो गई, मगर SHO साहब इस केस में किसी तौर पर भी दिलचस्पी लेने के लिए तैयार ही न थे। इसलिए हमने SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इमरान साहब से राबता किया, जिन्होंने इस केस के SIU शाहिद साहब को FIR पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इस पूरे केस का रुख अब गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ रहा था। साउथ जोन में ऐसे बहुत से गेस्ट हाउस कायम हैं। गेस्ट हाउस का असल मकसद दूसरे शहर से आने वाले लोगों का कयाम होता है, मगर बगैर शनाख्ती कार्ड के जोड़ों को कमरा दे दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी पार्टीज भी होती हैं जिनमें शराब और मनशियात का खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी तो गेस्ट हाउस वालों ने क्यों उसके शौहर को आगाह नहीं किया? गेस्ट हाउस वालों का फर्ज था कि वो 15 पर पुलिस को उस लड़की की इत्तला देते, क्योंकि गेस्ट हाउस में गैर कानूनी हरकत होती हैं। इसलिए गेस्ट हाउस के अमले ने पुलिस से भी इस बात को छुपाया। जी नाज़रीन, फाइनली FIR हो चुकी और फौरी तौर पे जो डिफेंस की इन्वेस्टिगेशन टीम है, सैयद शाहिद साहब है, आरिफ साहब है, ये लोग अभी निकल रहे हैं उस गेस्ट हाउस के लिए। शाहिद भाई, ज़ाहिर है अभी तो आपके पास केस आया है और आप लोगों ने फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेने का सोचा। शाहिद भाई, ये वैसे एक तरीके से जुल्म बढ़ा हुआ है। बाकी जुल्म हुआ है इस पर, और अभी जाके गेस्ट हाउस पे देखते हैं और उस रूम वगैरह को भी चेक करते हैं, और उधर जाके जो चीज़ें हैं वो कब्जा पुलिस ने। इसमें गेस्ट हाउस के जो मालिक है या जो गेस्ट हाउस का अमला है, उनकी भी कितनी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ पे कि ज़ाहिर है एक औरत अगर इस तरह चीख रही थी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना दूसरी चीज़ें पुलिस को दी। बिल्कुल इंसानियत को उन्होंने ख़राब किया है, उसको जाके चेक करते हैं और इस चीज़ को देखते हैं, जैसा भी है जाके चेक करते हैं। आपको बता दूं जी, ये फौरी तौर पर अभी क्योंकि FIR कटी है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन जो शाहिद भाई हैं, जो आरिफ भाई हैं, इन लोगों ने फौरी तौर पे इस केस की नौयत को देखते हुए फौरी तौर पे गेस्ट हाउस जाने का फैसला किया। अभी हम आपको आगे के मनाज़र देखें। FIR दर्ज होने के बाद ये केस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास आ गया था, जिस पर डिफेंस थाने के SIU ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस लड़की के शौहर के बयान के मुताबिक बच्चे की लाश गेस्ट हाउस में ही थी, तो लिहाजा इस बात का खदशा था कि गेस्ट हाउस के अमले ने ही उसे गायब किया।
इस बात का तयन करने के लिए हमने SIU डिफेंस के साथ रुख किया सरीना गेस्ट हाउस का, जहां पर यह वाकया पेश आया था। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद पुलिस ने पूरे गेस्ट हाउस में छानबीन शुरू कर दी, क्योंकि थाने से इत्तला पहले गेस्ट हाउस वालों को मिल चुकी थी। इसलिए गेस्ट हाउस का मैनेजर और पेश आने वाले हादसे के दिन मौजूद अमला गेस्ट हाउस से गायब था। हाज़रीन आ गए उस गेस्ट हाउस पे, और ये डिफेंस में ऐसे बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इन पे पहले भी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, पुलिस की जानिब से भी होती रहती हैं, लेकिन ये गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं जी इन लोगों ने अपने। ये मैं आपको बता दूं कि गेस्ट हाउस था जहाँ पर उस लड़की को रखा गया जो उसके साथ वाक़या पेश आया, वो इधर पेश आया था। क्या नाम है उसका? जलील। जलील जलील जी हाँ। कहाँ गया? बाहर हॉस्पिटल गया हुआ। कितने टाइम से इधर है? कौन? लेडीज़ आई थी, ये जो है 19 तारीख आई थी सर। तो इसको तकलीफ हुई थी तो कहाँ रखा उस बच्चे को, जो बच्चे उसके? नहीं सर मुझे कोई पता नहीं, मैं सफाई का काम करता हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं 11 दिन हो गए हैं बस इधर में। आवाज़ें नहीं सुनी इधर? कोई नहीं मैं नहीं सर पता लेडीज का रुकी हो तो आवाज़ सुनने नहीं सुनी? नहीं सर मैंने कुछ और बंदे का इधर? जलील बाहर गया हुआ हॉस्टल सर। हाँ अहमद ही वो है, इधर रहने वाला है, सफाई करने वाला साथ है, वो भी उसके साथ गया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहरहाल शायद कोई फ़ोन आ गया हो, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ शायद कोई फ़ोन आ गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन टीम निकाल लेगी सब। पुलिस ने इस कमरे का रुख किया जहां पर लड़की रिहाइश पजीर थी। इस कमरे के गद्दे और दीगर चीजें गायब थीं। ये रूम है 805 नंबर था। मैं आपको बताऊं कि इतना स्पेस नहीं था, कि कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। अगर कोई चिल्लाएगा या चीखेगा तो आवाज़ बहुत आराम से बाहर तक जाएगी। इधर आओ भाई तुम। जब ये लड़की चिल्ला रही थी तुम उस वक्त कहाँ थे? नहीं सर हमने कुछ नहीं पता, मैं नीचे होता था। अच्छा अगर यहाँ से कोई चिल्लाएगा तो तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी? नहीं आ रही है सर। अरे वाह यार, वाह वाह। ये देखें जी बेड को, अच्छा इधर आओ, ये बेड क्यों वो किया हुआ है? ये सर ये गद्दे ऊपर रखे हुए हैं। कहाँ है वो गद्दे? और वो चादरें कहाँ है? चादर वो उस मैनेजर को ही पता, ऊपर हैं जी सर। कि देखें आप ये गद्दे के, ये पूरा क्लियर कर दिया गया यहाँ से, और ये कोई इतना बड़ा कमरा नहीं है। अगर यहाँ ये लड़की चीखी होगी ना तो आवाज़ रोड पे भी गई होगी, तुम्हें आवाज़ ही नहीं आई, तुम्हारे कानों में तो मसला नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है सर, नहीं बिल्कुल सर, मैं खुदा को कसम में बनता हूँ। अभी एक लड़की चीखेगी जी, मैं यहाँ से चीखूंगा ना जी वहाँ तक आवाज़ जाएगी, तो सर नीचे तक आवाज़ ही नहीं आ रही थी? सर नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपको सीधी बात बताऊँ। खून वाली चादर का है वो जिसमें पूरा वो ऊपर रखी होगी सर। बुलाओ, है खून के निशान है। ये देखें जी, इसी कमरे के अंदर वो सब, ये देखें जी स्पॉट्स हैं, ज़ाहिर है धोया गया होगा, और ये गद्दे वद्दे इन्होंने सब हटा दिए यहाँ से। और ये ऐसी कोई मामूली सा बना हुआ गेस्ट हाउस है, और यहाँ पे ज़ाहिर है कोई चीखेगा तो आवाज़ तो नीचे तक जाएगी। पुलिस इस जगह की छानबीन कर ही रही थी कि छत से वो गद्दे बरामद हुए जिन पर धुलने के बावजूद भी खून लगा हुआ था। ये इतनी कोई बड़ी जगह नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कोई चीखे और आवाज़ ना आए। खिड़कियाँ पड़ी हैं सारी भाई, मतलब ये कोई बहुत बड़ा गेस्ट हाउस नहीं है, ये बहुत छोटा सा गेस्ट हाउस है। और यहाँ चीखने की, हाँ ये मैट्रेस इधर लेकर आओ अंदर, ज़रा मैट्रेस लेकर आओ। ये शायद भाई कितनी जगह है ये अंदाज़ा? ये भाई मेरे को 500 गज का बंगला लग रहा है, मुश्किल से 250 गज ये है, 250 गज वो, 500 गज के 250 गज की जगह से कोई चीख रहा है और किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता। ये अंदर लेकर आओ ज़रा। कि दोनों गद्दे जो हैं ये इन्होंने इसको साइड में कर दिया है, इसको उस तरफ से भी उल्टाएगा, कहीं कहीं निशान हो शायद। ये इन्होंने बहुत सारी, ये देखो ना, ये पूरा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये धोया है, ये देखें पूरे ब्लड के निशान हैं।
ये इन्होंने सारा धोया है और पुलिस को बताने की तौफीक इनको नहीं हुई कि पुलिस को कुछ बताया जाए। उसको अहमद को बुला लो, बुला रहे हो ना? अहमद को फ़ोन कहाँ करूँ सर, मेरे पास मोबाइल ही थाने में पड़े हुए हैं। अच्छा जी हाँ, सही है। कितने कमरे हैं इस गेस्ट हाउस में? 6 कमरे। ये ऊपर वाले 6 कमरे? जी हाँ, 6 कमरों में जी गेस्ट हाउस बना लिया, उसको दे दिया और बस उसमें जो हो रहा है होने दो। वहाँ पर कोई मर भी जाएगा तो उनकी नहीं पता चलेगा। अब ये बताएं कि कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, इधर से बच्चा गया तो गया कहाँ? ये बच्चा लेके कौन गया? माई इसकी अम्मी आई थी, शोर आ गया था, इसके भाई आए थे। पहले इसके रूम में अम्मी गई हुई है, उसके बाद गया हुआ है जो है इसका। नहीं मैंने नहीं, मैं तो बाहर ही है, हम तो बैठे हुए थे सर। फिर हम तो बाहर इसको देखा जा रही थी बस। जी हाँ सर, पीछे इसका हस्बैंड गया हुआ था, इसका भाई गया हुआ था, फिर इसकी अम्मी की हुई थी। नहीं हुआ था, थैला वो इसकी अम्मी लेके गई थी। एक थैला मुझे नहीं, मैं उसका थैला जो था वो अम्मी लेके जा रही थी। सही है। काफी देर बाद पुलिस को गेस्ट हाउस के पीछे वाले हिस्से से छुपाए हुए थैले मिले। लेके आओ इसको, लेके आओ बाहर, लेके आओ। पुलिस इन थैलों को खोल रही थी, लेकिन वहां एक अजीब सा खौफ था। हमारा और उस लड़की का भी ये खदशा था कि शायद इसमें बच्चे की लाश हो। लेकिन जब ये थैला खुला तो उसमें वो चादरें थीं जो खून से लथपथ हुई थी। नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। ये खोलो, ये भी खोल। शेरी भाई इसमें था, ये मैं जानती हूँ, इस चादर में था। इससे पूछे कहाँ? इसको कब्जा पुलिस को इसको वापस थैली में डालो। आ गई ना हमारे चीजें, आ गई, प्रूफ आ गया। और कोई थैली है तो बता दे। पुलिस ने सारा सामान और गेस्ट हाउस के दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए और वहां मौजूद मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने फौरी एक्शन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होता है। ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन बेचारी टीम अपने तौर पे काम करती है, अच्छा काम कर रही है। आपने देखा फ़ौरन FIR करते ही आ गए, लेकिन कहीं से उनको कोई हिंट मिली है जिस पे जो मेन मरकज़ी लोग थे जिनसे सवाल करना था वो नहीं मिला, लेकिन यहाँ से एक बंदा मिला है। अच्छा जी, उसकी भी बयानात आपने सुने कि वो ये कह रहा है कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही, जबकि 200-250 गज की ये जगह है। अगर मैं यहाँ से चीखूँगा तो वहाँ तक आवाज़ जाएगी। रात के 2:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लड़की चीखती रही कि इनको नहीं पता चला। उसके बाद वो चादरें बरामद हुई हैं जिसको खून के धब्बे थे सारे, और वो तमाम चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं अभी। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में एक फैमिली को कितना बड़ा नुकसान हुआ, और ये नुकसान उन्हें हमेशा याद रहेगा। डोमेस्टिक वायलेंस के बाद होता ही है कि अक्सर फैमिलीज में सुलह सफाई हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी नौबत ना आए तो ये बेहतर है। देखने वाली तमाम फैमिलीज से दरख्वास्त करूंगा कि जब भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसे फौरी तौर पे हल कर लें, क्योंकि कहीं बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ ना जाए कि आपको भी कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े।